हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? शायद आप में से कुछ लोग कहें सर हमें हाई दिख रहा है, पैसा ही पैसा दिख रहा है तो अच्छा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। कैसे, हमें डिटेल में जानना होगा। इस सेशन को आसान बनाने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले बेसिक्स अबाउट फॉरेक्स, इसके बाद फॉरेक्स हाई हो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाई हो तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। लास्ट में आपको एमसीक्यू और मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। जरूरत क्या पड़ी इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की? देखिए, आपको ट्रेड करना है दुनिया के साथ, यानी कि आपको जैसे इंपोर्ट करना है तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? रुपये में पे करेंगे क्या? नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फिर कैसे ट्रेड होगा? ऐसी करेंसी दीजिए जो वो एक्सेप्ट करें, यानी कि फॉरेन करेंसी जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो। अब अगर आपको रेगुलर ट्रेड करना है तो रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा ना ऐसी करेंसी का, तो इस वजह से जरूरत पड़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले तो ऐसी फॉरेन करेंसीज को रिजर्व में रखिए। दूसरा है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड आसानी से यूज हो जाता है। तीसरा है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और चौथा है आरटीपी, रिजर्व ट्रांशिप पोजीशन। अब इन दोनों से तो आप वाकिफ हैं, ये दोनों टूल हैं आईएमएफ के। स्पेशल ड्रॉइंग राइट 1969 में एक इंटरनेशनल करेंसी एसेट आईएमएफ ने बनाया। इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। आसान भाषा में एक पेपर है लेकिन इस पेपर की जो वैल्यू है वो 5 करेंसी के वेटेज के बेसिस पर डिसाइड होती है। अब आप कहेंगे ये 5 करेंसीज कौन सी हैं? यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन एंड चाइनीज रेनमिनबी। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कौन सी करेंसी एसडीआर को बैकिंग नहीं करती। आरटीपी, रिजर्व ट्रांशिप पोजीशन, जब हम आईएमएफ के मेंबर बनते हैं तो हमें कोटा अलॉट होता है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट हमें करेंसी गोल्ड आईएमएफ को देना होता है। क्योंकि आप आईएमएफ के करेंसी पूल फैसिलिटीज का फायदा लेंगे तो ऐसे मान लीजिए 1000 रुपीज आपका कोटा है तो अब आपको फैसिलिटी भी मिलेगी, जैसे 25% आरटीपी यानी कि रिजर्व ट्रांशिप पोजीशन। अगर आपका ये वाला कंपोनेंट वीक होता है, यानी कि आपके पास वो फॉरेन करेंसी अभी नहीं है इतनी जितनी आपको जरूरत है पेमेंट करने के लिए, तो आप आरटीपी का इस्तेमाल कीजिए। 25% का मतलब क्या हुआ कि टोटल कोटा का 25% फॉरेन करेंसी तो आप कभी भी ले लीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को भी नहीं मानना, तो अच्छी बात है। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर गए तो वो इसका पार्ट नहीं होता, वो होता है क्रेडिट ट्रांशे, यानी कि अब वो उधार माना जाएगा। उधार माना जाएगा तो ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये 4 कंपोनेंट ध्यान रखिएगा। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फंडामेंटल्स किसी ने बिल्कुल ना पढ़े हों तब भी आपको ये पूरा इशू बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। फाउंडेशन कोर्स लाइव स्टार्ट हो रहा है 28 जून से, यूपीएससी प्री प्लस मेंस। इस कोर्स में आपको इंटीग्रेटेड मिल रहा है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, साथ में 1-to-1 मेंटरशिप, यानी कि जो क्लास में आपकी दिक्कतें रह जाती हैं, आपका टाइम मैनेज सही से नहीं होता, टास्क आपकी मैनेज नहीं होती, तो ऐसे में आपको मेंटर्स हेल्प करते हैं। अभी आपको फीस 25,000 यहाँ पर शो हो रही है। हालांकि जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स हैं वो त्यागी लाइव TYAGI LIV ये कोड यूज़ कर सकते हैं। बाय नाउ करने के बाद तो वो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, 18,500 में आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑफर है ये फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली एनरोल। 28 जून से पॉलिटी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 10 मंथ्स का कोर्स है। पॉलिटी आई विल बी टेकिंग अलॉन्ग विद IR सितंबर में शेड्यूल लगा हुआ है। शशांक त्यागी फॉर यू आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ वीडियो से जुड़े अपडेट्स के लिए, MCQs के लिए, या आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछना हो। बेनिफिट्स क्या है हाई फॉरेक्स के? सबसे पहले तो स्टेबल फॉरेक्स है तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये तिगड़ा मत बताइए, सीधी बात बताइए क्या बेनिफिट है, कैसे हो रहा है? अभी बताते हैं आपको। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर अच्छी खासी मात्रा में है तो आपका रुपी जो है वो स्टेबल रहेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए ऐसे, अगर हमें इंपोर्ट करना है तो डॉलर पे करना पड़ता है। अगर आपके पास संख्या कम है डॉलर की तो आपको लेना पड़ेगा बाहर से, तो डॉलर की मार्केट में आप डिमांड बढ़ा देंगे तो उसके तुलना में उसके रिलेटिव रुपी का प्राइस क्या होगा? कम होगा। भाई डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो रुपी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर रुपी स्टेबल है तो जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिसाइड करती है कि इतना रुपी सर्कुलेट होगा मार्केट में तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पर ये इंपैक्ट होगा। तो अगर रुपी की वैल्यू स्टेबल है तो मुझे बताइए जो इकोनॉमिक पॉलिसी से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपी इतना सर्कुलेट होगा तो ये उसका इंपैक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पर, तो वैसा लगभग वैसा वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे। अगर रुपी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी पे होगा।
दूसरा, आपके पास अच्छा खासा फॉरेक्स है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं इन स्टेबलाइजेशन ऑफ रूपी वैल्यू। अभी यही तो बताया आपको, अच्छा खासा आपके पास है तो आपको इतनी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो ऐसे में रूपी की वैल्यू स्टेबल रहेगी, राइट। अब देखिए तीसरा बेनिफिट, अगर इंटरनेशनल मार्केट में बड़े फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं एक्सटर्नल मार्केट में, तो भी क्योंकि आपके पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। आप अपने व्यापार को वैसे ही जारी रख सकते हैं क्योंकि आपके तार तो जुड़े हुए हैं ना, तो फ्लक्चुएशन तो होगा लेकिन फिर भी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। यानी कि आपके पास अच्छी खासी मात्रा में है यूएस डॉलर और अदर करेंसी, तो आप वो पे करेंगे, आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल मार्केट में फ्लक्चुएशन है और आपके पास खुद ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेफिसिट में, तो यानी कि अब दिक्कतें आने वाली हैं। लोन रिपेमेंट में आसानी होगी, मतलब क्या हुआ भाई, वर्ल्ड बैंक को पैसा देना है, वर्ल्ड बैंक क्या रूपी में एक्सेप्ट करेगा? नहीं, जैसे डॉलर में एक्सेप्ट करेगा। डॉलर अच्छी खासी मात्रा में है तो आसानी से आप पे कर सकते हैं, राइट। स्टेबल इंपोर्ट कॉस्ट, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए $1 में 60 रुपीज़ हैं, फिर $1 में मान लीजिए 80 रुपीज़ हो जाए, राइट। तो यानी कि पहले जैसे मान लीजिए मुझे इस पेन को इंपोर्ट करना है, तो जब 60 रुपीज़ थे तो 60 रुपीज़ इकट्ठे करे, $1 में कन्वर्ट किया और मैंने इस पेन को इंपोर्ट कर लिया। लेकिन अब रूपी की वैल्यू 80 रुपीज़ होगी, तो पहले मैं 80 रुपीज़ इकट्ठे करूं, फिर जाके डॉलर में कन्वर्ट करके ये पेन इंपोर्ट करूं। तो मुझे बताइए, अगर रूपी की वैल्यू गिर गई तो मेरे लिए इंपोर्ट करना ये मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? ये इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। तो यानी कि यहाँ पर जो है इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। हमें इतनी ज़रूरत नहीं तुम्हारी, इस वजह से अगर हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो इतनी ज़रूरत नहीं है आपको डॉलर की, इतनी ज़रूरत नहीं है तो ऐसे में भाव नहीं बढ़ेगा डॉलर का, ये बात ध्यान रखिएगा। अब रीसेंट सिनेरियो देखते हैं। हमने देखा कि आरबीआई के पास जो डॉलर रिजर्व है यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें स्टीप राइज देखा गया, $608 बिलियन। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्टीप राइज हुआ क्यों और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व, अब जरा यहां पर देखिए, अप्रैल 2020 में आरबीआई के पास डॉलर रिजर्व जो था और अभी जो है उसमें करीब $100 बिलियन का स्टीप राइज देखा गया। मजाक बात थोड़ी ना है, पता तो होना चाहिए क्यों। 1991 में हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मात्र इतना पैसा रह गया था कि हम केवल 2 हफ्ते का इंपोर्ट जारी रख सकते थे। इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, अगर हमारे पास इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा नहीं है ज़रूरी, आपको ही लगता क्रूड ऑयल कहाँ से लाएंगे? इतनी जो अन्य चीज़ें आपको चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कहाँ से लाएंगे? तो इकोनॉमी रुक जाएगी, राइट। इकोनॉमी रुक गई, काम रुक गए तो फिर व्यापार कैसे होगा, आपकी जॉब कैसे चलेगी, राइट। नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। अब लेकिन अभी जो है, उस टाइम पे देखिए $1 बिलियन था और अभी देखिए $608 बिलियन। कंपैरिजन देख रहे हैं, उस टाइम 2 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते थे, आज हम 15 मंथ्स का इंपोर्ट कर सकते हैं अभी जितने हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। इसको हम कहते हैं इंपोर्ट कवर, यानी कि कितने टाइम तक, अभी जो जितने का हम इंपोर्ट करते हैं वो कितने टाइम तक हम इंपोर्ट जारी रख सकते हैं विद दिस अमाउंट। अगर वैल्यू की बात करें तो चाइना के पास सबसे हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और अगर हम इंपोर्ट कवर की बात करें तो देखिए स्विट्जरलैंड के पास 39 मंथ्स का है, चाइना के पास 16 मंथ्स का। आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा चाइना के पास सबसे ज़्यादा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फिर स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा महीनों तक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कैसे कंटिन्यू रह सकता है? अरे डिफरेंस इसमें देखिए ना, स्विट्जरलैंड का इंपोर्ट बिल कम है भाई, उसको सामान जो खरीदना है वो कम अमाउंट का खरीदना है पर मंथ। चाइना बड़ी इकोनॉमी है तो सामान जो खरीदना है वो भी तो ज़्यादा खरीदना होगा ना बाहर से, तो इस वजह से 16 मंथ्स। क्लियर है बात? अब देखिए इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है इंडिया, तो ऐसे में हमारे यहाँ देखा जाता है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा का करते हैं और एक्सपोर्ट कम का करते हैं। यानी कि अगर मैं 1000 रुपये का तो इंपोर्ट कर रहा हूँ और मात्र 500 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रेड तो डेफिसिट में हुआ ना। तो मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से तो ज़्यादा पैसा जा रहा है, एक्सपोर्ट से मेरी कमाई इतनी नहीं हो रही, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा इतना आ नहीं रहा। तो आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो ये फॉरेक्स में पैसा बढ़ा कैसे? जायज़ बिल्कुल सवाल है आपका, इसी सवाल पर अभी बात करनी है। तो देखिए हमारे यहाँ जो डेफिसिट है वो मेन डेफिसिट होता है करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का मतलब है जिसमें हम ट्रेड की बात करें, गुड्स का, सर्विसेज का, तो उसमें हमने देखा कि हाँ हमारे पास डेफिसिट है, तो इस वजह से हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज़्यादा पैसा चला जाता है इस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से। लेकिन यहाँ पर सेवियर की तरह आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। भाई मैं आ गया, कैपिटल अकाउंट में फ्लोज होने लगे एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई एफपीआई है क्या?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक स्टेबल तरह का इन्वेस्टमेंट है जो विदेशी निवेशक हमारे देश में करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ फेसबुक की सब्सिडायरी है, विदेशी कंपनियों की यहाँ फैक्ट्रीज हैं, कंपनी स्टैब्लिश्ड हैं, तो वो कैसे हो रही हैं? वो बाहर से डॉलर लेकर आए, उन्होंने आरबीआई को डॉलर दिया, आरबीआई ने डॉलर करके रुपये दिया, उनने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, एम्प्लॉइज़ को पैसा दिया, और फिर यहाँ पर वो कमाई करते हैं। कमाई का फिर एक पार्ट वो प्रॉफिट की तरह रुपये में मिलता है उनको, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके वो वापस ले जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या में वो डॉलर इंडिया में लेकर आते हैं, राइट? तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा होता है। दूसरा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, एक डेफिनेशन के हिसाब से डिफरेंस आपको बताऊं। अगर कोई विदेशी निवेशक भारत की किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा मालिकाना हक रखता है तो हम उसको एफडीआई कहते हैं। वो एक स्थायी तरह का निवेश होता है, एक स्टेबल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। एफपीआई में हम 10% से, यानी कि विदेशी निवेशक 10% से कम मालिकाना हक रखता है इंडिया की किसी इंडस्ट्री में, राइट? तो यहाँ पर उसका केवल इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस ये है कि हमें चाहिए प्रॉफिट, हमें जो वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट करके फिर मैनेजमेंट में अपना दिमाग लगाओ, वो हमें नहीं करना। तो इस वजह से जो विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वो एफपीआई के अंतर्गत आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होता है। क्लियर है बात ना? अब आप सोच रहे होंगे सर ये बताइए कि इंडिया में जो बढ़ा, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या इसका केवल एक ही कारण था कि एफडीआई एफपीआई बढ़ गया, इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया, डॉलर आ गया, अदर करेंसीज आ गई? क्या यही केवल एक रीज़न था? नहीं। अब देखिए, यहाँ पर जो बताया है उसको आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। एक तो देखिए, जब पेंडेमिक आया तो आपके यहाँ लॉकडाउन लग गया, हमारे यहाँ राइट, वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा था जगह जगह पर। तो ऐसे में क्या आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे थे? नहीं ना। आप मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर जा रहे थे तो फिर पुलिस आपकी सेवा में खड़ी थी, याद होगा आपको, वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही थी। तो ऐसे में फिर आप नहीं जा रहे थे, तो आपका ऑयल का खर्चा कम हो रहा था। तो ऐसे में दुनिया भर में ऑयल का खर्चा कम, तो इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल की डिमांड कम, ऑयल की डिमांड कम तो ऑयल का प्राइस कम, क्रूड ऑयल का प्राइस कम, क्रूड ऑयल का प्राइस कम तो भारत ही क्यों खरीदेगा बाहर से? तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल था वो कम हुआ, यानी कि उस दौरान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो बाहर पैसा जाना था वो कम गया। प्लस ट्रेड भी ये समझ लीजिए कि स्टैंड स्टिल पर आ गया था। तो हमारी डिफरेंट फैक्ट्रीज को जो रेगुलर इंपोर्ट करने होते थे वो भी कम हो गए, तो इंपोर्ट बिल कम हो गया। तो यानी कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा रेगुलर जाता था वो तो कम जा रहा है और आर रेगुलर रहा है, यानी कि उस दौरान भी एफडीआई एफपीआई की डील्स चल रही थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट आ रहा था। तो ये शो करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडिया की इकोनॉमी में। मतलब इट्स लाइक कि इंडिया पर लगा दो, इंडिया उड़ेगा। अब जरा देखिए, अब आप कहेंगे सर एफडीआई तो समझ में आया कि ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया में फ्यूचर है इस वजह से इन्वेस्ट किया। एफपीआई क्यों? ओवरऑल क्यों ये कैपिटल फ्लो कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स? तो देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने उनको दिया तोहफा कबूल कीजिए। क्या है तोहफा? हम कॉर्पोरेट टैक्स को डिक्रीज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि कंपनीज की कमाई पर लगने वाला टैक्स। अगर कंपनी की कमाई पर लगने वाला टैक्स कम हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा अच्छा, यानी कि इनकी कंपनीज की कमाई ज़्यादा होगी, कमाई ज़्यादा होगी तो यानी कि निवेश करना चाहिए यहाँ पर। तो ये लीजिए, उन्होंने पैसा दिया, एफपीआई में भी इंक्रीज हो गया। अब एफडीआई इनफ्लोज की बात करते हैं। एक कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है, ये बात सबको पता है वैसे, कि 1 लाख करोड़ प्लस एफडीआई आया है जियो प्लेटफॉर्म्स में। जियो प्लेटफॉर्म्स में नाम तो सुना होगा। इट्स लाइक कि जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, गूगल, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना हो, मतलब ये उनको सलाह दी जा रही है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना हो, सरकार को मनाना हो तो याद रखिए जियो। तो यानी कि जियो के थ्रू पैसा रूट हुआ है इन बिग टेक कंपनीज का इंडिया में। कारण क्या है वो आप सबको पता है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके साथ कॉन्टैक्ट बना रहे, वीडियोस बनती रहें, राइट नाउ। क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल का प्राइस भी उस टाइम डिक्रीज हुआ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, उसके बाद राइज भी हुआ, राइट, क्योंकि पुतिन साहब की कृपा हुई। पुतिन साहब ने कहा यार ये मज़ा नहीं आ रहा, क्रूड ऑयल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो उसके बाद राइज हो गया। लेकिन जिस टाइम ये डिक्रीज था तो उस वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो कम था। नेगेटिव हाई, अब नेगेटिव्स क्या है इस फॉरेक्स के हाई होने के? सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर हाई है तो वैल्यू रुपए की बढ़ जाती है। आप कहेंगे सर वैल्यू मजबूत हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। आप में नेशनलिज्म वाली भावना नहीं है क्या? जी मेरे में बिल्कुल नेशनलिज्म वाली भावना है, लेकिन मैं इकोनॉमी की इंट्रिकेसीज पर भी थोड़ा ध्यान रखता हूँ। अब जरा आप भी ध्यान रखिए। मान लीजिए $1 में 70 रुपये हैं, अब $1 में 50 रुपये हो गए, तो यानी कि इस वाले केस में रुपया हो गया मजबूत, राइट। आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि एक दिन $1 में 1 रुपया हो जाए। देखिए प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में ऐसी गुजारिश मत कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया ना तो इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। कारण आप फॉरेन इन्वेस्टर की नज़र से देखिए, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी को कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है।
क्योंकि ये जो फंडा है हमारे लिए अलग है और यूएस और स्विट्जरलैंड के लिए अलग है। हमें तो अपने हिसाब से सोचना है ना कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल हमारे लिए कैसे काम करते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर $1 को 70 रुपये में कन्वर्ट करता है और इंडिया में फिर इन्वेस्ट करता है। अगर $1 में 50 रुपये हो गए तो मुझे बताइए, अब वो इंडिया में जो इन्वेस्ट करने के लिए सामान खरीदता है फैक्ट्री लगाने के लिए, अब वो ज़्यादा खरीद पाएगा कि कम खरीद पाएगा? आप कहेंगे सर ये तो सीधा पता लग रहा है कम खरीद पाएगा, क्योंकि $1 में 50 रुपये। तो ऐसे में रुपया मजबूत हुआ। अब और मजबूत करते हैं, चलिए आपकी गुजारिश है, लीजिए 20 रुपये, ठीक है। तो मुझे बताइए अब उस फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करते समय ये सामान खरीदना, फैक्ट्री लगाना, इंडस्ट्री लगाना, तो ये आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। अगर उसके लिए मुश्किल हो गया ना तो वो कहेगा कि यार इंडिया छोड़ो, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ कैपिटल इनफ्लो है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा, राइट? जॉब्स जो क्रिएट हो सकती थी, क्या वो उतनी क्रिएट होंगी? नहीं होंगी। तो ऐसे में रुपी का एप्रिसिएशन ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, इन्वेस्टर्स की आपको सोचनी पड़ेगी। यहां पर देखिए एक्सपोर्ट भी अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? दोबारा इस पर आइए। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है रोहित गया यूएस, पापा मम्मी के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया। पापा को उसने कहा कि पापा एक तमन्ना है। पापा ने कहा कौन है ये? उसने कहा तमन्ना मतलब इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, गोवा में सेटल होना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए। पापा ने कहा सेटल का मतलब? का सेटल मतलब वो वाला सेटल नहीं, मतलब केवल मैं 3-4 दिन वहाँ पर रहना चाहता हूँ। ठीक है, रोहित गोवा आया। उसके बाद पापा का फ़ोन आया, रोहित कहाँ हो? उसने कहा कि पापा अभी तो मैं रिलेटिव्स के यहाँ हूँ। तो पापा ने एक डेफिनेट अमाउंट दिया था, मान लीजिए $10। पापा ने कहा कि रिश्तेदारों के यहाँ रुकना, खर्चा नहीं करना, $10 तुम्हारे लिए काफ़ी है, आना जाना मेरा है, मैं बुक कर दूंगा। ठीक है, अब रोहित को वापस जाना है क्योंकि पापा ने कहा वापस आओ, मुझे तुम्हारे ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अब जब रोहित वापस जा रहा है तो रोहित ने $10 के बदले वो कुछ टी-शर्ट ले ली है और एक कोई ट्राउज़र ले लिया है। अब वो वापस जा रहा है तो $10 में मान लीजिए उस टाइम पर ये वैल्यू थी से 70 रुपीज़। तो $10 मल्टीप्लाई 70, मान लीजिए ये हो गया 700। तो उसने ये टी शर्ट और ट्राउज़र ली और वो वापस चला गया। तो उस टाइम पर इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ वो क्या हुआ? 700 रुपीज़ थे उसके पास, और मान लीजिए और कोई खर्चा किया नहीं, एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट, राइट। अब मान लीजिए फिर रोहित आया दोबारा, रोहित ने दरख्वास्त लगाई मम्मी से कि वापस जाना, तो फाइनली गया। इस बार जब वो आया सेम सर्कमस्टांसेस हैं। पापा ने कहा कहाँ हो रोहित? रोहित ने कहा कि पापा मैं अभी बेसिकली यहीं पे स्ट्रॉल कर रहा हूँ, देयर इज अ लाइब्रेरी देयर, लाइब्रेरी के पास हूँ। पापा ने कहा कि इस बार मैं तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक कर रहा हूँ, फ़ोन में मैंने सॉफ्टवेयर ऐड किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, चलो वापस आ जाओ। तो वापस जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर जो रुपये की वैल्यू थी वो मान लीजिए 20 रुपीज़ अप्रिशिएट हो गई। तो अब 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, यानी कि अब मात्र 200 रुपये थे रोहित के पास। रोहित की सोच ये, अब रोहित क्या वो टी शर्ट और वो ट्राउज़र जो पहले सोच रहा था क्या अब ले जा सकता है? नहीं। यानी कि भारत से जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ कि बढ़ा? अरे कम हो गया। तो यानी कि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस थी वो डिक्रीज हो गई, राइट। तो यानी कि अगर रुपये अप्रिशिएट होगा ना तो ऐसे में एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, रोहित की सोच लेना, आपको याद आ जाएगा। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। और मुझे बताइए हमें मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट लाना है तो आप बनाकर बैठे रहिए और बाहर से कोई ले नहीं रहा आपसे, तो एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, तो फायदा क्या होगा? फिर क्या आप और लोगों को जॉब्स देंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? नहीं। तो इस वजह से करेंसी की वैल्यू अगर थोड़ी डेप्रिशिएट भी होती है तो हमारी जैसी इकोनॉमी को इसका फायदा भी होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर फिर तो जैसे ही रुपये कमज़ोर हो तो उस तरह उस वक्त आतिशबाजी चलानी चाहिए हमको, राइट, कि मज़ा आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। नहीं, क्योंकि देखिए हमें दोनों तरह की सोचनी है ना, इस वजह से बैलेंस रखना पड़ता है। अगर रुपये की वैल्यू कमज़ोर हो गई तो देखिए, अब जरा एक और एग्जांपल लीजिए, पहले 20 रुपये थी, मान लीजिए अब 70 रुपये हो गई, तो अब ज़्यादा आपको पैसा चाहिए, फिर जाकर आप इंपोर्ट कर पाएंगे, यानी कि इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, हमें बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, कि इंपोर्ट भी मैनेज रहे और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता रहे। क्लियर है बात? ये कॉन्सेप्ट आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। नाउ ग्लोबल रिस्पॉन्स, अदर नेशंस को लगता है कि अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाई है तो आप अपनी वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस मैनिपुलेशन से उनके इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जैसे यूएस ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में रखा, तो यूएस कह रहा था कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। यूएस ने इंडिया को कहा कि आपका हमारे साथ ट्रेड सरप्लस रहता है, इसका एक कारण है कि आप मैनिपुलेट करते हैं अपनी करेंसी को। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, वैसे इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम जितना सामान बेचते हैं उससे ज़्यादा तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। क्लियर है बात? और इसका एक बड़ा रीज़न गुड्स नहीं है, सर्विस सेक्टर है, यानी कि द अमाउंट ऑफ सर्विसेज मीन्स
टूरिज्म एंड सॉफ्टवेयर जो हम उनको देते हैं। पुलिंग आउट एफडीआई ये कारण हो जाता है, यानी कि फॉरेन कैपिटल इंडिया से बाहर जाती है। उनको लगता है कि भाई यहाँ तो रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, हम तो पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो, कम हो, यानी कि हम $1 लाएं तो उसका जो वैल्यू उनकी इकोनॉमी में हो वो ज़्यादा हो, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो ऐसे में हम ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। तो इस वजह से फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो भी इसका एक कारण बनता। तो जो टोटल फॉरेन करेंसीज हैं, टोटल जो गोल्ड है, SDR है, RTP है, टोटल की वैल्यू निकाल के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में केवल $100 ही थे। लेकिन क्योंकि डॉलर और रुपये की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हुआ, रुपया कमज़ोर हो गया, अब ₹100 का हो गया, तो ऐसे में तुरंत हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी रुपये में वैल्यू इन्फ्लेट हो गई। कहा कि ये तो मज़ा आ गया, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, क्योंकि अब उसी $100 की जो वैल्यू है वो ₹1000 हो गई। अब इसका होगा क्या? अब ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई RBI, पहले आपके पास ₹700 वर्थ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, अब आपके पास ₹1000 वर्थ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अच्छा, तो क्या आप हमें याद नहीं करोगे? यानी कि हमें डिविडेंड दीजिए, यानी कि उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है, फ्री गेन लगता है RBI की। RBI ने कुछ तो करा नहीं, केवल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू फ्लक्चुएशन हुई, इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू बढ़ गई। तो एक तरीके से फ्री गेन कहलाता है RBI के लिए। और गवर्नमेंट कहती है भाई अब जो है ये पैसा कुछ हिस्सा हमें दीजिए। तो एक तरीके से इससे फिस्कल एडिक्शन लग जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को लगता है तो हमारे पास पैसा आया, हमारा जो बजट डेफिसिट था हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो आपको ही लगता है फिस्कल एडिक्शन गलत है, क्योंकि कोई ये एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करके पैसा नहीं आया, ये तो केवल रुपये के फ्लक्चुएशन से आपको एडिशनल अमाउंट मिला और उसका फिर आपने अपने बजट डेफिसिट में इस्तेमाल कर दिया। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ फॉरेक्स? It is either fixed exchange gold or some currency in fixed system. In a clean floating system, central authority checks fluctuation created by market forces on exchange rate. आपको आंसर कमेंट्स में देना है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। Explain the impact of forex reserve fluctuations with reasons thereof. इम्पैक्ट क्या होता है? अगर अभी हमने इम्पैक्ट की बात करी, फ्लक्चुएशंस की बात है, यानी कि आपको हाई की भी बात करनी है और लो की भी बात करनी है, दोनों के इम्पैक्ट और उसके रीजंस की बात करनी है। आई थिंक नाउ यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।